नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को आज से ठीक 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसे आप सबसे तेजी से एबीपी न्यूज पर देखेंगे। आज देश भर की अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 5वें दौर में 57.51% वोटिंग हुई है। आज भारत की बात में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली की चुनावी सियासत का वो अध्याय जिसमें केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ आरोपों का नया पन्ना जोड़ दिया है। आपका आरोप है कि बीजेपी सीएम केजरीवाल पर जानलेवा हमले की साजिश रच रही है। इसके साथ ही बात करेंगे बिहार में लालू परिवार के उस रक्षा सूत्र की जिसके दम पर सारण में आज वोटिंग के दिन मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए आरजेडी ने पूरा जोर लगा दिया। तो अगले दौर में पाटलिपुत्र सीट के लिए खास रणनीति भी तैयार की। इसके साथ ही बात होगी महाराष्ट्र के उस चुनावी स्टार कास्ट की जिसकी हर तरफ चर्चा है। मुंबई में आज का दिन वोटिंग का था और उसमें सियासत के साथ ही सिल्वर स्क्रीन के सितारों ने भी जमकर हिस्सा लिया। लेकिन सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 5वें दौर में 14 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई। इसमें अमेठी और रायबरेली की सीट भी है, जहां नेहरू गांधी परिवार की साख की बड़ी परीक्षा है। शाम 5 बजे तक यूपी में 57.79% मतदान हो चुका था। अंतिम आंकड़ों का आना अभी बाकी है। दो वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आज की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। जैसे हमारी पार्टी ने ग्रो किया है, वैसे रायबरेली में भी हमारी पार्टी ने ग्रो। क्या अंतर रहेगा इस बार आपको आपकी जीत में? मैं तो समझता हूं कि कोई कहीं किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। जितना रोचक मुकाबला रायबरेली का रहा, उतनी ही रोचक जंग अमेठी की भी दिखी। एक तरफ राहुल गांधी को 2019 में हराने वाली स्मृति ईरानी थी, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के करीबी किशोरीलाल शर्मा। विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो मतलब फिर बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि मतलब आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। 5वें चरण के चुनाव में यूपी की कैसरगंज सीट भी सुर्खियों में रही। बृजभूषण शरण सिंह की जगह बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया, लेकिन चुनाव में साख बृजभूषण की ही दांव पर लगी है। करण भूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे। कैसरगंज में एक ही मुद्दा रहता है, बृजभूषण सिंह, और जो आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, उसके कारण कैसरगंज लोकसभा में वोट बढ़ने वाले हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार बन रही है। यूपी की कौशाम्बी लोकसभा सीट भी सुर्खियों में छाई रही। इसकी वजह यहाँ के प्रत्याशी नहीं बल्कि राजा भैया थे, जो इस सीट पर असर डालते हैं। राजा भैया के समर्थक सपा प्रत्याशी के लिए जोर लगाते दिखाई पड़े थे। तो जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, उनसे हमने कहा कि आपकी जहां इच्छा हो वहां मतदान करें। हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। यूपी की सियासत में मायावती की चर्चा इस बार बहुत कम है। बीएसपी सुप्रीमो ने लखनऊ में वोट डाला और पार्टी ने दावा किया कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मैं अपनी पार्टी का बता रही हूँ कि लोगों में काफी जोश है, और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, और जो लोग ग्राउंड लेवल पे गए हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि चाहे वो गाज़ियाबाद से लेकर के, और अभी 5वां फेज़ आज चल रहा है, आज भी आप देखें कितना अच्छा बीएसपी का वोट पड़ रहा है, और आगे भी 6, 7वें वो जो फेज़ होंगे उसमें बहुत अच्छा वोट। 5वें चरण के मतदान के साथ ही यूपी की 53 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। अब बची हैं 27 सीटें, जिस पर 6ठे और 7वें दौर में वोट डाले जाएंगे। जबरदस्त चुनावी गहमा गहमी के बीच देश के जिन मैदानी इलाकों में इस वक्त लू का कहर देखने को मिल रहा है, उनमें बिहार के कई जिले भी हैं। लेकिन राज्य में आज के दिन गर्मी के थपेड़े नहीं बल्कि चुनावी तापमान बढ़ने की चर्चा सुर्खियों में थी। आज यहां की 5 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें लालू यादव की बेटी रोहिणी की सीट सारण भी थी।
इसके साथ ही हाजीपुर में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो गई। पांचवें चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई और कई बड़े चेहरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसमें सबसे चर्चित चेहरा रहा लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थीं। रोहिणी आचार्य को लालू यादव ने उसी सारण सीट से प्रत्याशी बनाया जहां से वो खुद चुनाव जीतते रहे थे। लेकिन 2014 और 2019 में यह न सिर्फ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का सिक्का चला, बल्कि 2014 में राबड़ी देवी भी यहां से चुनाव हार गईं और 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय यहां से चुनाव हार गए। हालांकि बार बार रोहिणी का दावा है कि वो भारी अंतर से इस बार चुनाव में जीत हासिल करेंगी। इस बार जनता को अपना हक अधिकार मिल करके रहेगा। जनता इस बार पूरी तरह से जागरूक हो गई है, एकजुट हो गई है और इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। रोहिणी आचार्य चुनाव जीतने का दावा कर रही थीं तो राजीव प्रताप रूडी आरजेडी कार्यकर्ताओं पर उद्दंडता के आरोप लगा रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हार की स्थिति में उद्दंडता पर आ गए हैं, मारपीट कर रहे हैं। जब किसी पार्टी के लोग और विधायक मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, निश्चित रूप से हार के संकेत वैसे पार्टी का मिलने लगता है। उधर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी चुनावी मैदान में है। वो जिस पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ आखिरी दौर में 1 जून को वोटिंग होगी। मीसा लगातार लोगों के बीच यहाँ पहुँच रही हैं। देखिए 10 वर्षों से तो मोदी जी ने बहुत सारी गारंटी दी, तो जनता ये देख रही है कि 10 वर्षों में जो गारंटी पूरा नहीं किया, जिसकी गारंटी वो दे रहे थे, जो वादे कर रहे थे, तो एक बार और क्यों उनको मौका दिया जाए। 5वें दौर में बिहार के हाई प्रोफाइल हाजीपुर सीट पर भी वोटिंग हुई। इस सीट से 2019 में रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार काफी विवाद के बाद चिराग पासवान ने यहाँ से चुनाव लड़ा। उनका दावा है कि इस बार की जीत से कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं। विकास और मेरे पिता का नाम पर्यायवाची रहे हैं हाजीपुर में। जो कार्य उन्होंने किए हैं उसको आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं निकला हूं। 55 साल में आज तक कोई हाजीपुर का बेटा एमपी नहीं बना, इसलिए हाजीपुर की तमाम मतदाता ने यह निर्णय लिया कि हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का एमपी होगा और शिवचंदा राम ऐसे लोगों को जो है कि मदद कर रहा है। बिहार में 5वें चरण में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी सीट पर भी वोटिंग हुई। ये सभी सीटें 2019 में एनडीए के पास थीं, जिस पर इस बार महागठबंधन ने जोर लगाया है। अब तक बिहार के 40 में से 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि बाकी 2 चरणों में 16 सीटों पर मतदान बाकी है। बिहार की 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक 53.60% मतदान दर्ज हुआ। अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन आज सारण सीट पर दिन भर माहौल गरमाया रहा। यहां से चुनाव लड़ रही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज एक सनसनीखेज इल्जाम भी लगाया। रोहिणी का आरोप है कि जब वो तेलपा के बूथ में थी तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर लाठी और कुर्सी से हमले की कोशिश की, मारने के लिए पत्थर भी उठा लिया। रोहिणी ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता बोगस वोट डाल रहे थे, वो उन्हें रोकने पहुंची थी, तभी उन पर हमला किया गया। हमें इस घटना का वीडियो भी मिला है, जिसमें रोहिणी आचार्य बूथ में पोलिंग ऑफिशियल्स के पास खड़ी दिखाई दे रही हैं और आसपास खड़े लोग उन पर बोगस वोटिंग की कोशिश के आरोप भी लगा रहे हैं। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। जल्दी भाग। सारण में जिस जगह ये सब कुछ हुआ, वहां कुछ लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। और बात करते हैं मायानगरी मुंबई।
जहां आज वोटिंग के लिए सितारे जमीन पर उतर आए। हालांकि इनकी आज की पहचान एक वोटर के रूप में थी। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर आज मतदान हुआ। इसमें मुंबई की 6 सीटें शामिल थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर वोटिंग पूरी हुई। फैसला सियासत के सितारों की तकदीर का होना है तो फिल्मी सितारे जमीन पर उतर आए। पांचवें चरण में वैसे तो 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए, लेकिन फोकस में रही मुंबई। मायानगरी के पोलिंग बूथ पर सुबह से ही सितारों का तांता लगा रहा। दीपिका, जानवी कपूर, मलाइका, संजय दत्त, सलमान खान, अनिल कपूर से लेकर गुलजार, जावेद अख्तर, शबाना आजमी तक सबने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। मतदान केंद्र पर सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल थे अभिनेता अक्षय कुमार। भारत की नागरिकता मिलने के बाद पहली बार मतदान केंद्र पहुंचे अक्षय वोट डालते वक्त क्या सोच रहे थे, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 2014 से 2019 तक बीजेपी के सांसद रह चुके परेश रावल ने वोट न डालने वालों को लेकर बड़ा बयान दे डाला। सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो। जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान की, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। सिल्वर स्क्रीन पर सिक्का चलाने वालों ने आम लोगों की तरह कतार में लगकर वोट डाला और उंगलियों पर लगी नीली स्याही दिखाकर लोकतंत्र जिंदाबाद का संदेश भी दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब जान पर आ चुकी है। आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी सीएम केजरीवाल पर जानलेवा हमले की साजिश रच रही है। दरअसल दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशंस पर सीएम केजरीवाल को लेकर धमकी भरे संदेश लिखे गए थे। एक शख्स ने इन तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। इसको लेकर पूरे दिन आम आदमी पार्टी के दिग्गज सामने आते रहे और बीजेपी के साथ सीधे पीएमओ पर साजिश रचने के आरोप लगाते रहे। अपना आखिरी दांव खेलने पर आ गई है। वो अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करवाने की साजिश कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कोई भी हमला होता है तो इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस कदर नफरत और बदला लेने की भावना में उतर आई है कि वो केजरीवाल की जान लेने तक के लिए तैयार है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के आरोपों की फहरिस्त में जेल भेजने वाली साजिश के बाद अब जान लेने वाली साजिश भी शामिल हो गई है। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशंस और मेट्रो के डिब्बे की दीवारों पर केजरीवाल को लेकर लिखे गए धमकी भरे संदेशों ने चुनावी माहौल को दिल्ली में गरमा दिया है। लाल रंग से लिखे गए इन संदेशों को लेकर आम आदमी पार्टी सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को कटघरे में खड़ा कर रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर सीएम केजरीवाल को धमकी देने वाले पर एक्शन में देरी क्यों? मैं जानना चाहती हूँ कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है उनका साइबर सेल, कहाँ है दिल्ली मेट्रो के सिक्योरिटी फोर्सेस? ऐसा कैसे होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हो रही? अब जो ये पूरी की पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन है और साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत, घृणा और बदले की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात भी कही है। पार्टी पूछ रही है कि मेट्रो स्टेशन पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि आरोपी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन धमकियों को पोस्ट भी कर रहा। आम आदमी पार्टी के सनसनीखेज आरोपों पर बीजेपी ने आक्रामक पलटवार किया है।
हम भी शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा डबल कर दी जाए, क्योंकि ये प्रपंच रचेंगे, झूठ बोलेंगे, अपने आप पे खुद हमला करवाएंगे और फिर दोषी विपक्षी पार्टी को ठहराएंगे। इसलिए क्योंकि नौटंकी, ड्रामेबाजी में इनके ऊपर कोई है नहीं। सीएम केजरीवाल को धमकी भरे संदेशों पर गर्म सियासत के बीच सबकी नजर इस बात पर भी है कि आखिर पुलिस जांच में क्या सामने आता है। 25 मई जेल का जवाब, मोदी जी डरते हैं आम आदमी पार्टी। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। पीएम मोदी आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक और बंगाल में ममता बनर्जी पर तीखा तंज किया। ओडिशा में तो प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि बीजू जनता दल के राज में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहा। बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर राज्य में आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में एक है और इसकी सुरक्षा में बीजेडी पर विफल रहने का आरोप लगाकर पीएम मोदी ने वोटरों तक बड़ा संदेश पहुंचाया है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे। निशाने पर टीएमसी और इंडिया गठबंधन रहा। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे। 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। कल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। सवाल बस एक था कि यह हादसा है या फिर कोई साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ है। भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। सिर्फ हफ्ते भर पहले भारत ईरान के बीच चबहार पोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ था। यह समझौता कितना महत्वपूर्ण था उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके लिए भारत ने अमेरिका की नाराजगी को दरकिनार कर दिया। भारत ईरान के मजबूत होते रिश्तों के लिए रईसी अहम कड़ी थे। ईरान वापस आने के लिए 3 हेलीकॉप्टरों ने एक साथ उड़ान भरी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक हेलीकॉप्टर रास्ते में लापता हो गया? हेलीकॉप्टरों में से सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सवार थे। फिर खराब मौसम में रईसी के हेलीकॉप्टर से ही संपर्क क्यों टूटा? आखिरी 15 मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को अपने राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया?
ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। ईरान वो मुल्क है जो दुनिया के कई मुल्कों का दुश्मन बना रहा है और अब ईरान के राष्ट्रपति की मौत के पीछे की साजिश वाली कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही है। इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। तभी तो दुनिया इस समय टेंशन में, अमेरिका भी इस समय टेंशन में सारी तरफ अगले 24-48 घंटों में कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है ये साजिश थी इजराइल द्वारा। इस साजिश में और कौन से देशों का नाम लिया जा रहा है उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए दुर्घटना से ठीक पहले इब्राहिम रईसी का आखिरी वीडियो। ये ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले की आखिरी तस्वीर है। इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे। दरअसल राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में खोदाफरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। आपकी स्क्रीन पर उसी कार्यक्रम की तस्वीरें मौजूद हैं। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन कार्यक्रम हुआ और करीब 1.25 घंटे बाद दोपहर 2:15 बजे रईसी ने हेलीकॉप्टर से बांध का एरियल सर्वे किया। दोपहर 3:25 पर रईसी के हेलीकॉप्टर ने ईरान के लिए उड़ान भरी। 2.25 घंटे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम 5:45 पर हेलीकॉप्टर का संपर्क ईरान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से नहीं हुआ। रडार से भी हेलीकॉप्टर की लोकेशन ट्रेस नहीं हुई और ठीक 15 मिनट बाद यानी रविवार शाम 6 बजे ईरान के मीडिया ने आधिकारिक तौर पर रईसी के हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की जानकारी दी। इसके बाद शुरू हुआ बेहद खतरनाक और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। चारों तरफ धुंध, हाड़ कपा देने वाली ठंड, भारी बारिश और दृश्यता इतनी कम कि हाथ को हाथ न सूझे। रेस्क्यू टीमों को अजरबैजान और ईरान इन दोनों ही जगहों से रवाना किया गया। खबर ये थी कि ये क्रैश अजरबैजान की सीमा के पास हुआ है। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार तुर्की के ड्रोन से क्रैश वाली जगह तक पहुंचने में सफलता मिली। तुर्की के ड्रोन ने हेलीकॉप्टर का मलबा खोजकर निकाला। दुर्घटना के करीब 12 घंटे बाद तुर्की के ड्रोन ने पहाड़ी वाली जगह से धुएं की तस्वीरें भेजी और इसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच पाई थी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अमेरिकी हेलीकॉप्टर 212 में सवार थे। ये हेलीकॉप्टर 64 साल पहले अमेरिका में बना था। ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर इजरायल ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए खराब मौसम को जिम्मेदार बताया है। वो जहाँ से ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से वापस आ रहे थे, पहाड़ी इलाका था, बारिश हो रही थी और फॉग था और रात का समय है। तो अभी तक तो जो सारे अंदाजे हैं वो ये है कि एक एक्सीडेंट है जो कि वेदर कंडीशंस के कारण और वेदर कंडीशंस के साथ हो सकता है ह्यूमन एरर यानी कि पायलट का एरर कंबाइन हो गया हो। राष्ट्रपति रईसी की मौत से माहौल में तनाव पैदा हो गया। मध्य पूर्व के कई देशों में रईसी की मौत पर अलर्ट है। हादसे में अगर इजराइल की कोई भूमिका सामने आई तो हालात भयावह होने की आशंका है। इब्राहिम रईसी पहले ईरानी राष्ट्रपति थे जिन पर पदभार संभालने के पहले ही अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। राष्ट्रपति रईसी की मौत की खबर की पुष्टि होते ही ईरान के सरकारी टीवी पर देखते हुए
दिखाई दे रहा था। जबकि सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें रईसी की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। साल के ईरानी राष्ट्रपति रईसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता की रही है। ईरान में हिजाब के खिलाफ हुए विरोध की ये तस्वीरें भूले नहीं होंगे आप। हिजाब के खिलाफ ईरान समेत पूरी दुनिया में प्रदर्शन हुए थे और राष्ट्रपति रईसी के खिलाफ महिलाओं में बेपनाह गुस्सा था। रईसी को ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का करीबी माना जाता था और इसीलिए जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इब्राहिम रईसी ने ईरान की सत्ता संभाली थी। در مقابل این جنایت هولناک هزینه سختی خواهید داد। इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में ही पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया था। पिछले महीने 13 अप्रैल को इजराइल पर हमला करके ईरान ने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की थी कि इजराइल ईरान के हमले की जद में है। इससे पहले भी ये दोनों देश एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से हमले करते रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी किसी ने प्रत्यक्ष रूप से हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की थी। ईरान और इजराइल के रिश्ते पिछले कई दशकों में कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ और रईसी की मौत जिस तरह से हादसे में हुई, उसमें साजिश, मोसाद और इजराइल जैसे शब्दों को जोड़ा जाने लगा। साजिश की पहली थ्योरी। दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में स्थित ईरानी कॉन्सुलेट पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरानी सेना के टॉप कमांडर मारे गए थे और इस हमले के बाद ईरान पूरी तरह बौखला गया था। इसके जवाब में ईरान ने 13-14 अप्रैल की रात इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे। हमले के बाद इजराइल ने ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। पिछले साल 2023 में इजराइल और हमास के बीच में जो जंग हुई थी, उसमें ईरान ने हमास का साथ दिया था। दरअसल ईरान, अमेरिका और इजराइल इन दोनों का ही दुश्मन मुल्क है। जो इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमास नामक आतंकी संगठन ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, वो जाहिर है कि वो ईरानियन प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह और हुती जैसे जो आतंकी संगठन हैं वो भी ईरानियन प्रॉक्सी ही हैं और जाहिर है कि ये इन स्थितियों की वजह से ईरान की जो पूरी भूमिका थी वो काफ़ी आलोचना उसकी हो रही थी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को चेतावनी भी दे रहे थे। साजिश की दूसरी थ्योरी। माना जाता है कि 1948 में कई देशों ने जब इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, तब ईरान इकलौता देश था जिसने इजराइल के वजूद को स्वीकार किया था और उसे मान्यता दी थी। साल 1979 तक दोनों मुल्क एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन इसी साल जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो सब कुछ बदल गया। ईरान ने इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ईरान इजराइल के पूरी तरह खात्मे की वकालत करता है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। 2023
साजिश की तीसरी थ्योरी। अब ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है कि अजरबैजान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा नेटवर्क है और ईरान पर नजर रखने के लिए मोसाद अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा था। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर को अंतरिम कार्यभार सौंप दिया है। ईरान में 5 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। भारत ने भी ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर 1 दिन के शोक का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर दुख जताया है। मोदी ने कहा है कि भारत ईरान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए रईसी को हमेशा याद किया जाएगा। रईसी की मौत के बाद से ईरान सदमे में है, जबकि पड़ोसी मुल्क बदले हुए परिदृश्य में तेजी से अपनी रणनीति भी बदल रहे हैं। माना जा रहा है कि रईसी की मौत से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।